हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। प्रधानमंत्री का अपील आया, जनता में भय का माहौल है। साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, सोना नहीं खरीदेंगे। एक दो गाड़ी काफिला छोड़ने से पेट्रोल और डीजल की किल्लत पूरा हो जाएगा क्या? जैसे आजकल विदेशों में घूमने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। आपने गैस का रेट बढ़ा दिया, गैस की किल्लत थी, लोगों को लाइन में लगा दिया। और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। सरकार के पूरे मंत्रियां भ्रष्टाचार करना छोड़ दे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। भारत में युद्ध की असली आवाज अब टीवी स्टूडियो की चीखों में नहीं बल्कि पेट्रोल पंपों की सूखी मशीनों में सुनाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड लग चुके हैं। बस्तर में 140 रुपए लीटर में ब्लैक में पेट्रोल मिल रहा है। राजधानी रायपुर के कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रायपुर से लेकर अंबिकापुर और बस्तर तक लोग टंकियां फुल कराने की होड़ में हैं। कहीं पेट्रोल सीमित मात्रा में दिया जा रहा है, कहीं डीजल खत्म हो चुका है और कहीं एलपीजी एजेंसियों ने अगली सप्लाई की कोई निश्चित तारीख बताना बंद कर दिया है। ये सिर्फ सप्लाई की तकनीकी दिक्कत नहीं है, ये उस राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का पर्दाफाश है जिसे वर्षों तक मजबूत भारत की चमकदार पैकेजिंग में छिपाया गया। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। सबसे गंभीर बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद देश से संयम और जिम्मेदारी की अपील कर रहे हैं। जब किसी प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से लोगों से घबराहट में खरीदारी न करने की अपील करनी पड़े, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि संकट आ सकता है। इसका मतलब होता है कि सत्ता को खुद इस बात का अंदेशा है कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश इतनी बड़ी ऊर्जा असुरक्षा में था, तो फिर सरकार ने किया क्या? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है। समीक्षा करेंगे, आप अब तक क्या कर रहे थे? आपने गैस का रेट बढ़ा दिया, गैस की किल्लत थी, लोगों को लाइन में लगा दिया। उसके बाद आपको समझ में नहीं आया था क्या? तब भी आप लिपापोती करने का ही, झूठ बोलने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का अपील आया, जनता में भय का माहौल है। और एक मंत्री ने अपना काफिला को छोड़ने का ऐलान किया। क्या काफिला छोड़ने से, एक दो गाड़ी काफिला छोड़ने से पेट्रोल और डीजल की किल्लत पूरा हो जाएगा क्या? सरकार के पूरे मंत्रियां कमीशन छोड़ दे, भ्रष्टाचार करना छोड़ दे। जो आम जनता तक जो पैसा पहुंचती थी, मैं समझता हूं वो पैसा बचेगा और महंगाई कम होगा। ये सिर्फ काफिला छोड़ने से काम नहीं बनेगा, कमीशन और भ्रष्टाचार भी छोड़ना चाहिए। इसके लिए ऐलान करेंगे क्या? आज से हम 1 रुपए कमीशन नहीं लेंगे, ऐलान कर दे। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन इस राजनीति से परे भी कई सवाल हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हम अपनी जरूरत का लगभग पूरा तेल बाहर से खरीदते हैं। ये तथ्य नया नहीं है, फिर भी सरकार ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के नाम पर जितने बड़े दावे किए, जमीन पर उनकी सच्चाई आज पेट्रोल पंपों की खाली टंकियां बता रही हैं।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो देश को कोयला और बिजली देते हैं, वही आज ईंधन संकट के सबसे असुरक्षित इलाकों में खड़े हैं। ये सिर्फ विडंबना नहीं, शासन की नाकामी है। छत्तीसगढ़ में स्थिति इसलिए और विस्फोटक है क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सड़क परिवहन और डीजल आधारित गतिविधियों पर टिका है। खेती से लेकर खनन तक हर क्षेत्र ईंधन पर निर्भर है। जैसे ही पेट्रोल और डीजल की सप्लाई लड़खड़ाती है, पूरा राज्य कांपने लगता है। ट्रकों की आवाजाही प्रभावित होती है, मंडियों में माल पहुंचना धीमा पड़ता है, बस ऑपरेटर किराया बढ़ाने लगते हैं और सबसे पहले रोज कमाने खाने वाला आदमी पिसता है। लेकिन इस संकट का सबसे खतरनाक पहलू है सरकार का नैरेटिव। जनता से कहा जा रहा है कि घबराइए मत, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जरूरत भर ही खरीदिए। यानी समस्या का केंद्र अब सप्लाई व्यवस्था नहीं बल्कि जनता का व्यवहार बना दिया गया है। ये वही पुरानी राजनीति है जिसमें हर विफलता का दोष आखिरकार नागरिकों पर डाल दिया जाता है। अगर लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वे अफवाह में हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। और भरोसा टूटने की वजह भी सरकार ने खुद पैदा की है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पेट्रोलियम सेक्टर को पूरी तरह बाजार आधारित बना दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी मुनाफे की मशीन की तरह चलाया जाने लगा। रणनीतिक भंडारण, स्थानीय वितरण नेटवर्क और आपातकालीन तैयारी जैसे सवालों को प्रचार की राजनीति ने ढक दिया। परिणाम यह है कि जैसे ही वैश्विक तनाव बढ़ता है, भारत में सप्लाई चेन की कमजोरी सामने आ जाती है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों में स्टॉक खत्म होने की खबरें केवल प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं है, ये संकेत हैं कि वितरण तंत्र दबाव में है। और अगर युद्ध लंबा खींचता है या अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर और बड़ा संकट आता है तो हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार के पास वास्तव में कोई दीर्घकालिक आपात योजना है? अगर है तो फिर जनता को आश्वासन के बजाय अपीलें क्यों सुनाई दे रही हैं? एलपीजी का संकट इस पूरी तस्वीर को और भयावह बनाता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पहले ही गैस सिलेंडर गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर जा चुका था। उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन बांटना आसान था, लेकिन सिलेंडर भरवाना महंगा होता गया। अब अगर सप्लाई संकट भी जुड़ जाए तो लाखों परिवार दोबारा लकड़ी और कोयले की तरफ धकेल दिए जाएंगे। यानी जिस स्वच्छ ईंधन क्रांति का ढोल पीटा गया, उसकी असलियत संकट के पहले झटके में ही खुल गई। यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न ये है कि क्या भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को केवल चुनावी नारे में बदल दिया? सरकार हाईवे, एक्सप्रेसवे और चमकदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाती रही, लेकिन देश की ऊर्जा रीढ़ कितनी कमजोर है ये आज सामने है। अगर कुछ जिलों में सप्लाई रुकने भर से जनता घबराने लगे तो इसका मतलब है कि सिस्टम में भरोसे का भंडार पहले ही खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ में ये संकट सिर्फ आर्थिक नहीं रहेगा, ये सामाजिक तनाव भी पैदा करेगा। पहले से महंगाई झेल रहे परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। निजी वाहन चलाना महंगा होगा, सार्वजनिक परिवहन अव्यवस्थित होगा, खाद्यान्न और रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ेंगी। यानी युद्ध भले सीमाओं पर हो, लेकिन उसकी सबसे गहरी चोट रसोई और जेब पर पड़ेगी। और ये भ्रम पालना खतरनाक होगा कि युद्ध खत्म होते ही सब सामान्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार युद्ध के बाद भी महीनों तक अस्थिर रहते हैं। बीमा लागत, शिपिंग रूट, डॉलर की मजबूती और वैश्विक सट्टेबाजी कीमतों को ऊंचा बनाए रखते हैं। भारत में सरकारें आमतौर पर संकट खत्म होने के बाद भी टैक्स कम नहीं करती, यानी जनता को राहत देर से मिलती है, लेकिन मुनाफा तुरंत सुरक्षित कर लिया जाता है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि सत्ता लगातार राष्ट्र हित का भावनात्मक इस्तेमाल कर रही है। जनता से त्याग मांगना आसान है, लेकिन क्या सरकार खुद तेल पर टैक्स कम करने को तैयार है? क्या केंद्र और राज्य अपने राजस्व में कटौती करेंगे? क्या बड़ी तेल कंपनियों के मुनाफे पर अंकुश लगेगा? इन सवालों पर चुप्पी है। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को
टालना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। यानी असली मॉडल वही पुराना है। संकट जनता झेलेगी, अपील प्रधानमंत्री करेंगे, मुनाफा कंपनियां कमाएंगी और राजनीतिक भाषणों में इसे राष्ट्रीय धैर्य कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ इस मॉडल की सबसे जीवित प्रयोगशाला बनता जा रहा है। संसाधन यहां से निकलते हैं, लेकिन संकट भी सबसे पहले यहां पहुंचता है। कोयला यहां का, बिजली यहां की, लेकिन पेट्रोल पंप खाली। ये सिर्फ प्रशासनिक असफलता नहीं, ये उस विकास मॉडल का दिवालियापन है जिसमें चमक बहुत है लेकिन सुरक्षा नहीं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।